कम्युनिस्ट है यथार्थवाद के प्रकार व समर्थक विचारक। तो पहला है परंपरागत यथार्थवादी या शास्त्रीय यथार्थवादी, इन्हें क्लासिकल लिबरल भी कहा जाता है। तो क्लासिकल लिबरल में भी अगर हम देखें तो हम लोग दो चीजें कर सकते हैं। क्या? एक तो क्लासिकल जो रियलिस्ट हैं, एक तो ओल्ड जो क्लासिकल लिबरल्स हैं, फॉर एग्जांपल थियोसाइडाइडस जो थे, थियोसाइडाइडस जिन्होंने पेलोपोनेशियन वार के ऊपर लिखा था, तो ये है। फिर उसके बाद हम कौटिल्य को इसमें ला सकते हैं, कौटिल्य को ला सकते हैं, सुंजू को ला सकते हैं, सुंजू को ला सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम और भी जो महत्वपूर्ण है उनको मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैकियावेली हो गया। तो ये सब अभी के या मॉडर्न थिंकर नहीं है, ये प्राचीन समय में है और इनमें टाइम गैप बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए जो थियोसाइडर थे, इनकी बुक का क्या नाम था? ये बेसिकली जो रियलिज्म है उसके पिता कहे जाते हैं, रियलिज्म के पिता कहे जाते हैं। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? पेलोपोनेशियन वार। फिर कौटिल्य है, कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। फिर E.H. कार, इनकी पुस्तक का नाम है 20 ईयर क्राइसिस 1919 टू 1939। मार्गेंथाउ भी हैं क्लासिकल लिबरल, अब ये मॉडर्न समय के हैं। यथार्थवाद का पर्याय, इनकी बुक का क्या नाम है? अच्छा, मार्गेंथाउ को यथार्थवाद का पर्याय कहा जाता है, यानी कि यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म इज इक्वल टू मार्गेंथाउ। इतना महत्वपूर्ण स्थान है मार्गेंथाउ का। इनकी पुस्तक क्या नाम है? पॉलिटिक्स एमंग नेशन। ये 1948 में बुक आई थी, पॉलिटिक्स एमंग नेशन। तो ये इसको याद रखिएगा, पॉलिटिक्स एमंग नेशन जो पुस्तक है उसको याद रखिएगा। फिर जॉर्ज केनन है, हेनरी किसिंजर है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हेनरी किसिंजर की पुस्तक का नाम क्या है? डिप्लोमेसी। ये 1994 में पुस्तक आई थी। और सुंजू ये 500 BC में ये रहे और इनकी बुक का क्या नाम था? ये चाइना के थे बेसिकली सुंजू, इनका बुक का नाम क्या नाम था? आर्ट ऑफ वार। फिर नव यथार्थवादी हैं या नियो रियलिस्ट हैं, इन्हें स्ट्रक्चरल रियलिस्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं और कहते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर है वही अराजक है और जो दो देश हैं आपस में वो पावर इकट्ठा करते हैं, शक्ति के लिए संघर्ष होता है, स्ट्रगल फॉर पावर होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा है, अगर एक देश नहीं करेगा तो दूसरा देश उसे नष्ट कर देगा। तो स्ट्रक्चर ऐसा है, इसलिए जो दो देश हैं आपस में शक्ति संघर्ष में लगे रहते हैं। जबकि जो परंपरागत यथार्थवादी हैं, क्लासिकल रियलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जो मानव स्वभाव वही रिफ्लेक्ट होता है स्टेट में। आखिर स्टेट को रिप्रेजेंट कौन करता है? मानव ही तो रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो जिस प्रकार मानव का स्वभाव झगड़ालू होता है, वो उसे कन्फ्लिक्ट चाहिए होता है, इसी प्रकार स्टेट भी झगड़ालू होते हैं और वो शक्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो ये परंपरागत मानते हैं। जबकि जो नव यथार्थवादी हैं वो ये कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, जो कि अराजक है, जो कि व्यवस्थित नहीं है, कोई एक लीडर नहीं है, इस कारण विवाद होता है, मानव स्वभाव के कारण नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकतावादी संरचना पर केंद्रित है। केनिथ वाल्टज हैं इसमें, इनकी पुस्तक का नाम है द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1979 में बुक आती है। एक अन्य पुस्तक है इनकी द मैन द स्टेट एंड वार। संरचनात्मक यथार्थवाद का प्रेरणा स्रोत रूसो है। स्ट्रक्चरल रियलिज्म का अगर प्रेरणा स्रोत देखा जाए तो रूसो है। रूसो की बुक द स्टेट ऑफ वार, रूसो के अनुसार भय, ईर्ष्या, संदेह जैसी अराजकता मानव स्वभाव का निर्माण करती है, ना कि मानव स्वभाव अराजक है। तो हमने देखा था कि रूसो क्या कहता है कि जो मनुष्य था नोबल सैवेज था, और जैसे ही ये विज्ञान और साइंस आई, साइंस और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, उसके कारण जो मनुष्य था वो स्वार्थी हो गया और मेरा तेरा करने लगा, और इससे जो है ये सब चीजें हुई। फिर इसमें एक और जो नव यथार्थवादी जो हैं उनमें दो काइंड ऑफ विभाजन पाए जाते हैं। एक तो रक्षात्मक यथार्थवाद है, यानी डिफेंसिव रियलिज्म है। तो ये डिफेंस को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, सुरक्षा को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। और दूसरा है इसमें कौन कौन से थिंकर आएंगे? तो इसमें आएंगे केनेथ वाल्ट, जैक स्नाइडर, मस्टन, दोनों। और जो आक्रामक यथार्थवाद है, यानी कि ये ऑफेंसिव रियलिज्म है, यहाँ पर मीर साइमर आएंगे। तो ऑफेंसिव रियलिज्म माने आप बढ़ के बैटिंग कर रहे हैं,
रक्षात्मक यथार्थवाद, आप डिफेंसिव खेल रहे हैं जैसे टेस्ट मैच में खेला जाता है। तो ऐसे ही जब राज्य डिफेंसिव खेलता है, ज्यादा किसी से झगड़े की बात नहीं करता है, सुरक्षा करता है, जैसे भारत अभी तक क्या कर रहा था चाइना के साथ, भारत अभी तक चाइना के साथ डिफेंसिव पॉलिसी अपना रहा था, चाइना को कहीं ना कहीं अपीज करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब चाइना के ऊपर भी प्रहार किया जा रहा है। तो भारत पाकिस्तान के साथ भी अभी तक डिफेंसिव था कि चलो ठीक है, कर रहा है, अपना सुरक्षा मजबूत करो। लेकिन अब भारत जब से उरी अटैक हुआ है या ऐसी चीजें हुई हैं, उसके बाद भारत सीधे सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। तो ये क्या है, आक्रामक है कि हम घर में घुस के मारेंगे, ये बात। फिर इसमें रणनीतिक यथार्थवादी हैं जिसमें थॉमस सेलिंग आते हैं, तार्किक वैकल्पिक यथार्थवादी हैं जोसेफ ग्रीचो हैं, और नव परंपरावादी यथार्थवादी हैं नियो क्लासिकल रियलिस्ट, इसमें फरीद जकारिया आते हैं। उनकी बुक क्या नाम है, वेल्थ टू पावर। और ये जो घरेलू मुद्दे हैं कैसे वो राजनीति को प्रभावित करते हैं, उस पर ये चर्चा करते हैं। तो आक्रामक यथार्थवाद ऑफेंसिव रियलिज्म, प्रत्येक राष्ट्र शक्ति वृद्धि यानी पावर मैक्सिमाइजेशन में लगा रहता है, इसके समर्थक हैं। ऑफेंसिव रियलिज्म में क्या कहते हैं मीरसाइमर कि प्रत्येक राष्ट्र पावर को मैक्सिमाइज करना चाहता है, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है। जैसे भारत अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है ज्यादा से ज्यादा, वैसे चीन बढ़ाना चाहता है, अमेरिका बढ़ाना चाहता है। और उनकी जो पुस्तक का नाम है ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ये 2001 में पुस्तक आई थी, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। रक्षात्मक डिफेंसिव रियलिज्म, इसमें राज्य पावर मैक्सिमाइजर की बजाय सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर है, राज्य अपनी सुरक्षा को मैक्सिमाइज करना चाह रहा है। जैसे भारत 2014 के पहले था, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना चाह रहा था कि हमला ही ना हो या हम ऐसे बन जाएं कि हमला ना हो पाए, लेकिन अब भारत जाके घर में घुस के मार रहा है। ये है ऑफेंसिव रियलिज्म। इसके समर्थक हैं केनेथ वाल्टज। तो ना दोस्तों, हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे। इंटरनेशनल बेसिकली जो रिलेशन है उसकी जो वेरियस थ्योरीज हैं उनको देख रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब जो अभी तक हम लोगों ने आउटलाइन देखी है वेरियस जो थ्योरीज हैं उनकी, सबसे पहले हम लोग आदर्शवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आदर्शवादी यानी आइडियलिस्ट अप्रोच देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या होती है। तो बेसिकली जो आदर्शवाद है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ये आशावादी सिद्धांत है। ये प्रगतिवादी सिद्धांत है। फिर ये लॉकियन सिद्धांत पर इसका बल देता है कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा होता है, और इसका जो मानना है कि हम लोग सामंजस्य संयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से शांति इस्टेब्लिश की जा सकती है। तो शांति, सहयोग, सामंजस्य इंटरनेशनल रिलेशन में संभव है। फिर ये मानते हैं कि नैतिकता एक सार्वभौमिक कॉन्सेप्ट है जिसे इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जब हम लोग वेरियस स्टेट्स के साथ डील करते हैं। तो ये एक मानकीय या नॉर्मेटिव सिद्धांत है, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड सेट करता है। जैसे हमने देखा था कि जो न्याय है एक नॉर्म है या मानक है, जो कि स्वतंत्रता, समानता जैसी जो वैल्यूज हैं उनको मापने का एक टूल है या एक मापन है। इसी प्रकार जो आइडियलिस्ट अप्रोच है ये भी मापन है, जिसके माध्यम से हम इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें शांति, सहयोग और सामंजस्य एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसमें और जो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें स्थायी तत्वों पर फोकस किया जाता है, जैसे शांति, सहयोग और सामंजस्य। ये लोकतंत्र पर इसका भरोसा रहता है। तो हम देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है माइकल डोयल की, वहां पर वो लोकतंत्र की बात करते हैं कि जो लोकतंत्र होते हैं वो बेसिकली जो डेमोक्रेसीज हैं वो वार के लिए नहीं जाती, और पीपल विल प्रेफर टू क्यू देमसेल्फ इन द बर्गर लाइन, नॉट इन द लाइन ऑफ मिलिट्री। तो लोग बर्गर की लाइन पर खड़ा होना ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि मिलिट्री की लाइन पर। और ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता पर ये बल देते हैं। इनका मानना है कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनके माध्यम से हम चीजों को हल कर सकते हैं। चलिए इसमें देर न करते हुए इसको पढ़ते हैं। तो आदर्शवादी सिद्धांत या उपागम, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी उपागम का प्रणेता कोंडरसेट को कहा जाता है, जबकि इसका पुनर्जन्म कब हुआ था? 1919-1920 में वुड्रो विल्सन द्वारा इसका पुनर्जन्म किया गया था। कोंडरसेट ने 1795 में ऐसी विश्व व्यवस्था की कल्पना की जिसमें युद्ध, विषमता व असमानता नहीं थे। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समाज की कल्पना की जिसमें तर्क, शिक्षा, विज्ञान के उपयोग द्वारा मानवता का कल्याण किया जा सके। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आदर्शवाद स्वतंत्र एवं स्वायत्त विषय के रूप में उभरा। तो फर्स्ट इंटरनेशनल जो
फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद ये स्वतंत्र स्वायत्त विषय के रूप में उभरा। इसने विश्व में युद्धों और संघर्षों के मुख्य कारण को खोजा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के मध्य होने वाले युद्ध व संघर्ष का मुख्य कारण राज्यों की तानाशाही प्रवृत्ति रही। तो हमने देखा है कि जो इतिहास में भी जो युद्ध हुए हैं वो राज्यों की तानाशाही या राजा की जो तानाशाही है उसके कारण हुए। जनता के हित थे कई जगह तो सीन पर थे ही नहीं। जो राजा थे अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी हित के लिए लड़ाई लड़ा करते थे। इस प्रवृत्ति को कैसे बदला जाए, इस प्रवृत्ति को कैसे बदला जाए और युद्धों को कैसे रोका जाए, इसी संदर्भ में आदर्शवादी सिद्धांत उभरा। फिर इसे आशावादी सिद्धांत कहा जाता है क्योंकि इसका मानना है कि राज्यों के व्यवहारों को बदला जा सकता है। वी कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ स्टेट, तथा विश्व में न्याय व शांति की स्थापना की जा सकती है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बहुत आशावादी हैं। फिर विश्व सरकार यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट के निर्माण पर ये फोकस करते हैं या उसके लिए आशान्वित हैं कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल यूएनओ या लीग ऑफ नेशन। लॉकियन अवधारणा में विश्वास रखते हैं तो यह सिद्धांत उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद यानी लिबरल इंटरनेशनलिज्म का भाग है। मानव स्वभाव के संदर्भ में इसने लॉकियन कॉन्सेप्ट को अपनाया है, यानी कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा होता है, उसके अंदर शांति, संयोग और सामंजस्य की भावना होती है। इसे प्रगतिवादी सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि यह शांति, न्याय, समृद्धि व मानव में विश्वास करता है। फिर विचार, मानव स्वभाव अच्छा व शांति प्रिय है, अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग व शांति संभव है। विकृत मानव व्यवहार, विकृत वातावरण और संस्थाओं का परिणाम है। युद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बड़ी विकृति है। तो इनका मानना है जो मानव स्वभाव है वो अच्छा है और शांति प्रिय है। तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग और शांति संभव है। फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध व संघर्ष संक्रमणकालीन है। वार और स्ट्रगल ये संक्रमणकालीन है। लोकतंत्र के प्रसार व अंतर्राष्ट्रीय विधि को महत्वपूर्ण बनाकर संघर्ष व युद्धों को समाप्त किया जा सकता है। फिर आदर्शवाद नैतिकता व युद्ध उन्मूलन पर बल देता है। तो ये नैतिकता और युद्ध उन्मूलन पर बल देता है। विश्व सरकार की स्थापना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया जाता है। क्या है यथार्थवाद की बजाय क्या होना चाहिए पर इसमें बल दिया जाता है। तो व्हाट आउट टू बी पर इसमें फोकस किया जाता है। क्या होना चाहिए, एक आदर्श गवर्नमेंट या आदर्श वर्ल्ड गवर्नमेंट कैसी हो। ये बेसिकली नेहरूवादी जो अप्रोच है उसको करता है कि क्या होना चाहिए पर या आदर्शवाद पर, आइडियलिस्ट अप्रोच पर इसका फोकस है। यूरोपियन या आदर्शवादी परंपरा शक्ति राजनीति में शक्ति की स्थापना के लिए 3 तरीके बताती है। पहला, राष्ट्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में नैतिक सिद्धांतों का वर्णन हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में नैतिक सिद्धांत वर्णन किया जाए। फिर सर्वाधिकारवादी राजनीतिक दलों की समाप्ति हो। तो जो टोटलिटेरियन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फॉर एग्जांपल जो पीएलए है, पीपल रिपब्लिकन पीपल, तो चाइना में पीएलए है यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी। फिर रूस में जो पार्टियां हैं तो ये सब सर्वाधिकारवादी टोटलिटेरियन पार्टी हैं जो किसी की सुनती नहीं है, तानाशाही पार्टियां होती हैं। विश्व सरकार की स्थापना की जाए। गांधी जी क्या कहते हैं कि एक राष्ट्र के हित का मानव जाति के बृहत्तर हित के साथ मेल बिठाया जा सकता है। तो एक राष्ट्र के हित का, फॉर एग्जाम्पल भारत के हित का मानव जाति के बृहत्तर हित के साथ मेल बिठाया जा सकता है। तो भारत का हित विश्व हित से या मानव जाति के हित से मेल इसका बिठाया जा सकता है। इमैनुअल कांत की बुक है परपेचुअल पीस, यानी परपेचुअल पीस। इनकी बुक का नाम है फिलोसॉफिकल स्केच, ये 1795 में आती है। तो कांत ने शाश्वत शांति के दार्शनिक चित्रण को स्वीकार किया है, जिसमें 3 बातों को स्वीकार किया है जिससे शाश्वत शांति यानी चिरस्थायी शांति या परपेचुअल पीस एस्टैब्लिश की जा सकती है। हमने देखा था कि वो 3 चीजों की बात करते हैं। रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। इसमें क्या होगा कि नागरिकों की सहमति द्वारा निर्णय लिए जाएंगे जिससे युद्ध कम हो जाएंगे। फिर एक पैसिफिक यूनियन यानी प्रशांत संघ का निर्माण किया जाएगा, शांतिपूर्ण प्रशांत या संघ का निर्माण किया जाएगा। मुक्त राज्यों के संघ पर आधारित शांतिपूर्ण संघ होगा जिसमें राज्यों की सुरक्षा बनी रहेगी, युद्ध का अंत होगा तथा साथ साथ शांति बनी रहेगी। इसमें कॉस्मोपॉलिटन राइट यानी सर्वदेशीय अधिकार और सार्वभौमिक आतिथ्य सरकार यूनिवर्सल हॉस्पिटैलिटी पर इसका आधारित है। इसमें सार्वभौमिक देखभाल की बात की जाती है, घरेलू मामलों को पहले देखो, ये इसका अप्रोच रहती है। उदाहरण के लिए जो वुडरो विल्सन का 14 सूत्री घोषणा पत्र था, फिर जो लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। फिर केलांग ब्रियांग पैट ये 1929 में हुआ था जहां पर युद्धों को खत्म करने की बात की गई थी। नेहरू का पंचशील जो कि 1954 में होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण है इसका उदाहरण। फिर चलिए और देखते हैं इसमें और क्या है इसमें। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता पर इसमें बल दिया जाता है। तो इनके अनुसार राष्ट्रीय हित, सख्त की बजाय नैतिक मूल्यों व आदर्शों पर नैतिकता के आदर्श का
पक्ष पोषण दार्शनिक आधार पर किया जा सकता है। दार्शनिक आधार पर शक्ति को एक आदर्श नहीं ठहराया जा सकता, इसे ज्यादा से ज्यादा एक नीति शास्त्रीय आदर्श सिद्ध किया जा सकता है, और कोई भी नीति शास्त्रीय आदर्श कभी भी सर्वथा निर्विवादित नहीं होता। तो कोई भी नीति शास्त्रीय जो आदर्श है वो कभी भी निर्विवादित तो नहीं होता। हमने देखा था कि जो थ्योरीज हैं मेटा थ्योरीज हैं, और उसमें बहुत ज्यादा चीजों को अपने हिसाब से गढ़ने का प्रयास किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के 3 पहलू हैं। राष्ट्रों को नैतिक मूल्यों के ध्येय की ओर बढ़ाना, तो हम राष्ट्रों को नैतिक मूल्यों की ओर बढ़ाएं। फिर राष्ट्रीय हितों की पारस्परिकता स्थापित हो, अस्तित्व की रक्षा अपने आप हो जाएगी। तो हमें राष्ट्रीय हितों की जो म्यूचुअलिटी है उसको स्टैब्लिश करना पड़ेगा। हमें ये दिखाना पड़ेगा कि भारत और पाकिस्तान का हित अलग अलग नहीं है। अगर दोनों लोग आर्थिक रूप से कॉपरेशन करें तो हो सकता है कि दोनों की गरीबी खत्म हो जाए, इससे युद्ध नहीं हो पाएगा या अस्तित्व सभी का बना रहेगा। अत्याचार का विरोध होना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि एक जगह अन्याय सभी जगह न्याय के लिए खतरा होता है, कि इनजस्टिस टू एनीवेयर इज थ्रेट फॉर जस्टिस एवरीवेयर। तो अत्याचार का विरोध होना चाहिए। फिर ये नॉर्मेटिव थ्योरी है, मानक परक सिद्धांत है। यह मूल्यों की बात करता है, युद्धों को रोककर शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना में विश्वास है। फिर जनवरी 1928 में अमेरिकन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए 14 सूत्री कार्यक्रम पेश किया, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना को आधार प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जाए, जिससे सभी छोटे बड़े राष्ट्रों को समान रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता व प्रादेशिक अखंडता का आश्वासन दिया जा सके। इसी आधार पर 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, यानी लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्रीय संघ की स्थापना की बात कही गई थी। फिर राष्ट्र संघ की जो स्थापना है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना है, इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 28 जून 1919 में इसमें हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन ये प्रभावी हुआ था 10 जनवरी 1920 में। यह निशस्त्रीकरण, मध्यस्थता व सामूहिक सुरक्षा में विश्वास करता। अब नव आदर्शवाद यानी न्यू आइडियलिज्म। तो नव आदर्शवाद मुख्यतः वैश्वीकरण से उठी समस्याओं का संस्थागत और नैतिक हल ढूंढने का प्रयास है। तो जो न्यू आइडियलिज्म है, ये ग्लोबलाइजेशन से जो समस्याएं पैदा हुई हैं उसको कैसे डील किया जाए, इस पर ये फोकस करता है। इसके लिए वो लोकतांत्रिकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की लोकतांत्रिकता यानी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल यूएनओ या वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ, इनको किस प्रकार से हम डेमोक्रेटाइज करें, किस प्रकार से जो छोटे छोटे देश हैं उनको भी मौका मिले। अब देखो यूएनएससी है, वहां पर केवल 5 लोगों की चलती है। भारत जैसा विश्व में दूसरे नंबर 1 नंबर की जनसंख्या और इतना बड़ा देश, उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। अफ्रीका से कोई वहां पर देश ही नहीं है। तो इस प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनका लोकतांत्रिकरण किया जाए। वैश्विक सामाजिक आंदोलनों को आवश्यक इसमें माना जाता है। फिर जहां डेविड हेल्ड अपनी पुस्तक प्रॉस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में लोकतंत्र का सर्वदेशी मॉडल यानी कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एक सर्वदेशी मॉडल हो। वहीं ज्यादा रेडिकल आदर्शवादी रिचर्ड फॉक सिविल सोसाइटी, वैश्विक नागरिक समाज या इंटरनेशनल एनजीओ यानी इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, ह्यूमन राइट वॉच पर बल देते हैं कि हमें वैश्विक समाज के निर्माण पर बल देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो क्लाइमेट चेंज या आतंकवाद जैसी जो समस्याएं हैं, साइबर सिक्योरिटी जैसी जो समस्याएं हैं, उन्हें एक देश हल नहीं कर सकता है। ये किसी भी राष्ट्र राज्य की जो सीमा है उससे परे होते हैं। तो इनको अगर हल करना है तो सभी देशों को इकट्ठा आना पड़ेगा, यही है। तो ये नीचे से वैश्वीकरण की ओर बल देता है। तो ये बॉटम टू टॉप की बात करता है, बॉटम अप अप्रोच की बात करता है कि पहले आप नीचे लेवल पे काम करिए, फिर धीरे धीरे आप ऊपर बढ़िए। जबकि जो यूएनओ जैसे संस्थाएं हैं ये टॉप डाउन अप्रोच पर फोकस करती हैं, यानी ये ऊपर ऊपर काम करती हैं, फिर नीचे से ऊपर से चीजें नीचे आती हैं। जबकि यहाँ पर जो चीजें हैं उसको नीचे से ऊपर जाना चाहिए। तो ये है, इसको टॉप डाउन अप्रोच आप समझ सकते हैं इसको, और बॉटम अप अप्रोच को यहीं पर समझा देते हैं। बॉटम अप अप्रोच बेसिकली ये होती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कानून बनाना है, भारत में कोई कानून बनाना है, तो बॉटम अप अप्रोच ये होगी कि पहले आप ग्राम सभा में जो लोग हैं उनका मत लीजिए, उनकी सहमति लीजिए और उनके राय लीजिए। फिर आप उसको राज्य स्तर पर लाइए, राज्य का मत लीजिए, जो कि इसी में थोड़ा संशोधन होगा। फिर आप केंद्रीय स्तर पर लोकसभा में जाइए और वहां पर चीजों को करिए।
तो अगर कोई कानून बनाना है तो नीचे से ऊपर बढ़िए। लेकिन अभी क्या होता है, कानून संसद द्वारा बना दिए जाते हैं और उनको नीचे राज्य को भी मानना पड़ता है, फिर राज्य में जिले को भी मानना पड़ता है। तो ऐसी अभी अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच। तो ये बॉटम अप अप्रोच की बात करते हैं जो नव आदर्शवादी हैं। आदर्शवादी उपागम की आलोचना तो यह सख्त संघर्ष की अवहेलना करता है। विश्व सरकार की स्थापना काल्पनिक है, क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि यूएनओ का एस्टेब्लिशमेंट हो भी गया, लेकिन यूएनओ कितना प्रभावी है वो तो सभी जानते हैं, तो ये है नहीं। और पावर स्ट्रगल को ये अवहेलना करता है। पावर स्ट्रगल तो है ही, ये तो वास्तविकता है अंतरराष्ट्रीय रिलेशन की। यह अति आशावादी व काल्पनिक है। नॉर्मल एंजन ने इसे द ग्रेट इल्यूजन महान भ्रम कहा है। 1909 में इनकी पुस्तक आती है। दोनों विश्व युद्धों के बीच आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच खुलकर विवाद हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आदर्शवादी उपागम फेल हो गया, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो आदर्शवादी उपागम था वो समाप्त होता दिखा।